हम लोग देखा कि एक सर्टेन लिमिट तक जितना लोड दिया वो पूरा वो कैरी कर लिया, कोई भी इंटरनल क्रैक्स नहीं आया। इंटरनल क्रैक्स नहीं आ रहा है मतलब कि कोई भी एनर्जी भी डिसिपेशन नहीं हो रहा है, तो मेरा जो कर्व बनेगा वो एकदम कंप्लीट लीनियर कर्व एक पॉइंट तक। नाउ ये पॉइंट आता है कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए स्ट्रेन 0.001। उसके बाद जब मैं फिर से लोड दे रहा हूँ, ये जो फिर से लोड दिया, फिर क्या होगा कि इसके इंटरनली ये जो सरफेस है तुम्हारा एग्रीगेट और जो सीमेंट पेस्ट के सरफेस है, इसमें छोटा छोटा हेयर क्रैक्स आएगा जो बाहर से विजिबल नहीं होगा, तुम लोग देख नहीं पाओगे, बाहर से विजिबल नहीं होगा, बट वो छोटा छोटा क्रैक्स आ रहा है उसके अंदर। तो क्रैक्स आ रहा है मतलब क्या हुआ कि मैंने जितना लोड उसमें अप्लाई किया था वो उतना लोड को सह नहीं पा रहा है, मतलब मेरा एनर्जी डिसिपिटेट हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है। यस, उसके बाद लोड देते जाओ, इंटरनल क्रैक्स आएगा, इसके बाद एक कार्व ना नॉन लीनियर हो जाएगा, नॉन लीनियर कार्व बन जाएगा। तो लीनियर क्यों नहीं, क्योंकि मेरा एनर्जी जो है वो एनर्जी डिसिपिटेट हो गया। तो एक कार्व यहाँ से यहाँ तक मेरा नॉन लीनियर मिलेगा जो अल्टीमेट पे पहुंचेगा, ये नॉन लीनियर तक। ये आता है जो अब अल्टीमेट पे पहुंचता है वो आता है कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए स्ट्रेन 0.002। अल्टीमेट तक पहुंच गया। अभी अल्टीमेट तक जब पहुंच गया मतलब धीरे धीरे यहाँ से धीरे धीरे जब जितना बढ़ेगा इसके अंदर उतना ही क्रैक्स एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ता जाएगा, जुड़ता गया। जब ये अल्टीमेट पे पहुंचा तब ये जो क्रैक्स है, इंटरनल क्रैक्स जो जनरेट किया था वो सब एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा और बाहर से विजिबल होना चालू कर जाएगा, बाहर से ऐसे करके विजिबल हो जाएगा कि तुम लोग बाहर से देख पाओगे। अल्टीमेट तक पहुंच गया, ये है इसका अल्टीमेट पॉइंट, इससे ज्यादा और नहीं ले पाएगा। तो अल्टीमेट तक जब पहुंचा अल्टीमेट स्ट्रेस, तो एक स्ट्रेन मिलता है हमें कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए स्ट्रेन 0.002। उसके बाद ये क्या करता है, वो धीरे धीरे करके ऐसे करके बाहर से ऐसे करके फेल होना चालू होता है, देन सीआर में ये फेल होता है। और जो फेल होता है ऐसे करके जाके इधर फेल हो जाता है। ये जो फेल होता है कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए स्ट्रेन 0.003 टू 0.005 तक ये वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। ओके, सो ये गया तुम्हारा एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट। सो इस कर्व से हमें क्या क्या मिला, अभी देखेंगे इस कर्व से क्या क्या मिला। तो हमने देखा कि कंक्रीट में भी इलास्टिक फोर्स, ये लीनियर हो रहा है मतलब क्या है, दैट जोन इज कंप्लीटली इलास्टिक जोन, राइट। ये तो योर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सो कंक्रीट में हाफ जो स्ट्रेन है इसका मैक्सिमम, अगर ये स्ट्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग ये मैक्सिमम स्ट्रेन देता है तो मैक्सिमम जो होता है उसका हाफ पोर्शन तक वो इलास्टिक रहता है। ओके, एक हमें फाइंडिंग्स मिला। दूसरा, अभी देखोगे कि मान लो कि मैंने ये जो टेस्ट किया ये M15 ग्रेड के लिए किया। ग्रेड मतलब M15 मैं समझाऊंगा कि M क्या है 15 क्या है, पढ़ेंगे सब। M15 मतलब एक ग्रेड है और M20 इसके ऊपर वाला ग्रेड है। मतलब ये जब M15 बोल रहा हूँ, 15 में M जो होता है ना, ये जो M, that M is define or M denote the mix and that 15 define the 28 days characteristic compressive strength। M15 के लिए कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम लोग FC के लिखते हैं। तो M15 के लिए हो गया तुम्हारा 15 MPa, दैट मीन्स 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। M20 के लिए FC का कितना हो जाएगा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। तो जितना ग्रेड बढ़ाएंगे उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उतना बढ़ेगा। अच्छा, नाउ 28 डेज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, ये चीज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, एनी आइडिया? ये डेफिनेशन सबको याद रखना होगा। तो 28 डेज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव 5% पे वो वैल्यू आता है सर, 5% फॉल करता है सिर्फ मुझे। तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए, प्रॉपर सर अगर बोलो। सर वी इफ वी टेक N15 क्यूब्स नहीं, मुझे एक्सप्लेनेशन अगर नहीं चाहिए, हमें डेफिनेशन चाहिए पहले। एक्सप्लेनेशन, हाँ ओके, एक्सप्लेनेशन बता दो फिर डेफिनेशन बताना। बोलो, एक्सप्लेनेशन ही बोलो। सर अगर M15 का 100 क्यूब लिए तो उसका जो 28 डेज के बाद है कम से कम 95 का 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर आना चाहिए, तो वही हुआ उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ।
अभी देखो कंक्रीट, जब हम लोग कंक्रीट के लिए स्ट्रेंथ निकालते हैं ना, अभी कंक्रीट क्या है, इट्स नॉट ए प्रॉपरली होमोजेनियस मटेरियल, ओके। तब एक कंक्रीट क्यूब से उसका स्ट्रेंथ हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते हैं। तो मतलब मान लो कि तुमने यहाँ पे से 1 मीटर क्यूब कंक्रीट मिक्स बनाया, 1 मीटर क्यूब का कंक्रीट मिक्स बनाया, फ्रेशली कंक्रीट मिक्स बनाया, तो इससे तुमने 6 क्यूब बना दिया, से 6 क्यूब बना दिया। तो हर एक क्यूब में प्रॉपरली तुम्हारा उसी 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 सेम अमाउंट ऑफ एग्रीगेट, सेम अमाउंट ऑफ सैंड, सेम अमाउंट ऑफ सीमेंट जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो जब हमें कंक्रीट का स्ट्रेंथ निकालते हैं तो हम कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये टर्म यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 100 क्यूब को लोगे, 100, तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वही स्ट्रेंथ होगा जो आपका 95 और उससे ज्यादा, अबव 95 और अबव 95 क्यूब्स जो स्ट्रेंथ देगा, उसी स्ट्रेंथ को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार में लेंगे। मतलब 5% फॉल अलाउ है। तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, समझ में आया? अभी डेफिनेशन सुन लो। कैरेक्टरिस्टिक सर कंप्रेसिव, फिर से रिपीट कीजिए सर, नेट स्लो सर, ओके मैं फिर आवाज से नहीं आ बोल रही देता हूँ कि मान लो इससे देखो क्या प्रॉब्लम क्या होता है, क्यों हम लोग ये 100 लेते हैं, क्यों कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ करते हैं। से मान लो हम लोग ना यहाँ पे 1 मीटर क्यूब भी भूल जाओ, 1 मीटर क्यूब भी हमें नहीं चाहिए। से तुम लोगों ने क्या किया, एक बैग सीमेंट दिया, प्लस से 2 बैग तुम्हारा बालू दिया, सैंड दिया, फिर तुमने फिर से 2 बैग स्टोन दिया, स्टोन चिप्स दिया 20 mm पासिंग। तो इन तीनों को मिला के प्लस वाटर मिलाया, कोई भी एक से 0.4 वाटर सीमेंट रेशियो से मिला के मैंने एक कंक्रीट बना दिया, है ना। पूरा मिक्स किया, इसको कंक्रीट बना दिया। अभी मान लो कि तुम्हें ना से 10 क्यूब बनाना है, इससे 10 क्यूब तुम्हें बनाना है, ओके। 10 क्यूब तुम अगर बनाओगे 150 का क्यूब बनाओगे, तो एक क्यूब नंबर 1 से मान लो एक क्यूब नंबर 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो जब इसको लेके तुम क्यूब को फिल करोगे, इसको लेके फिल किया, पहले इसको फिल किया, फिर इसको फिल किया, फिर इसको फिल किया। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि हर एक क्यूब में यहाँ पे देखो कौन सा प्रोपोर्शन में मिलाया हमने, 1:2:2, राइट। इस प्रोपोर्शन में हमने मिलाया। तो हर एक क्यूब में क्या 1:2:2 प्रोपोर्शन में जाएगा वो सारा जो मटेरियल का कंस्टिट्यूएंट्स है, जाएगा क्या? पहला क्वेश्चन, जाएगा क्या? हर एक में तुम वैसे ही देख देख के डाल सकते हो क्या? नहीं जा सकता है, नहीं नहीं जा नहीं सकता है। सर। तो अगर नहीं जा सकता है मतलब मेरा ये जो 4-5 क्यूब लिया, 4-5 क्यूब 4-5 टाइप का स्ट्रेंथ देख सकता है, ये सुनो। कोई मान लो कि ये से M15 के लिए किया, से ए 15 दे रहा है, ए 14 दे रहा है, ए 13 दे रहा है, ए 19 दे रहा है, ए 15 दे रहा है। तो हमें कौन सा स्ट्रेंथ को लेना होगा? अभी क्वेश्चन यही है कि कौन सा स्ट्रेंथ को लेके फिर हम इसको करेंगे, डिजाइन तो करना है हमें, कौन सा स्ट्रेंथ को लेके करेंगे। तब जाके आया कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का डेफिनेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या बोल रहा है कोड बोल रहा है कि आप अगर 100 क्यूब को लोगे, 100 क्यूब को कास्ट करोगे और उसे अगर टेस्ट करोगे, तो 95 या 95 से ज्यादा क्यूब जो स्ट्रेंथ देगा, उसी स्ट्रेंथ को आपको लेना है एज ए कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो अगर हम लोग इस ग्रेड को, मान लो कि हमें पता नहीं है ये कौन सा ग्रेड है, सोचो कि ये पता नहीं है हमें कौन सा ग्रेड है, M15 है कि M20 है कि M25 है, कुछ पता नहीं है हमें। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही 100 क्यूब कास्ट किया, तो तब देखेंगे कि 95 और 95 से ज्यादा, अगर मान लो 15 से ज्यादा दे रहा है, 15 से 19 के बीच में दे रहा है, तो इस क्यूब का कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगा कितना, 15 MPa। ओके, आया समझ में? तो अभी बताओ कि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का डेफिनेशन क्या होगा। ये डेफिनेशन हर बार पूछता है, बहुत सारा इंटरव्यू में पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। So it is the compressive strength, सुन लो अच्छे से, it is the compressive strength of concrete below which not more than 5% of the test result are expected to fall। थोड़ा उल्टा करके कोड में डेफिनेशन लिखा हुआ है और यही डेफिनेशन तुम्हें देना है, बट समझ गए ना क्या चीज है। तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का डेफिनेशन लिखो अभी लिखो कि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ is the strength of concrete below which not more than
below which not more than 5% of the test results are expected to fall और fail, कोई भी टर्म यूज कर सकते हो। ठीक, एक गया तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसका यूनिट क्या है? स्ट्रेंथ सर का यूनिट रिपीट कीजिए। ओके, तो हम लिख ही देते हैं ना, धीरे धीरे पढ़ो, कोई बात नहीं, मेरे पास टाइम है अभी। सो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट is the strength, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लिख सकते हो, strength of concrete below which not more than 5% of the test result are expected to fail। ठीक, मतलब क्या है, आपका 95 या फिर 95 से ज्यादा परसेंटेज को उस स्ट्रेंथ को अचीव करना होगा। ठीक, नाउ इसका यूनिट क्या होगा? स्ट्रेंथ का यूनिट क्या है? मैंने स्ट्रेंथ पढ़ाया था तुम लोगों सबको। स्ट्रेंथ क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय से स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ क्या था लक्ष्मण? the maximum stress carrying by a material. Maximum stress carrying capacity of the material before failure, right? Yes sir. तो स्ट्रेस स्ट्रेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा? फिर इसका यूनिट क्या हो जाएगा? एफसीके का यूनिट। एक कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव न्यूटन पर स्ट्रेंथ को mm हम स्क्वायर। लोग एफसीके से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एफसीके से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है? फिर हम लोग न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को हम लोग मेगापास्कल के टर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग कंक्रीट को ऐसे डिफाइन करते हैं, एम से M15, फिर M20, फिर M25, M30, M35, ऐसे करके सो ऑन। सो M डिफाइन करता है मेक्स, और 15 डिफाइन करता है क्या? एफसीके, 28 डेज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्लियर? ना ये मेक्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बाद में देखेंगे। तो ये चीज क्लियर हुआ कि इसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, और ये हम लोग कंक्रीट के बारे में थोड़ा बहुत जाना कि क्या देखा कि हाँ ये इलास्टिक है बट सर्टेन एक्सटेंट तक, पूरा नहीं है, पूरा लिनियर इलास्टिक मटेरियल नहीं है। उसके बाद ये नॉन लिनियर कर्व बनता है और ये एक्चुअल कर्व है। तो हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए ये कर्व ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मान लो कि मैंने एक कर्व ड्रॉ किया से M15 के लिए, तो M20 के लिए कर्व उसी नेचर का होगा बट ऊपर की तरफ दिखेगा। इट विल गो लाइक, ये लीनियर पोर्शन है ना, यहाँ पे ड्रॉ करना मुश्किल है थोड़ा। फिर ये नॉन लीनियर करके ऐसे करके फिल करेगा। फिर और कोई ग्रेड चाहिए तो सीधा जाओ, फिर जाएगा। मतलब मेरा जो कार्व का नेचर होगा वो सेम होगा, बट हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए मेरा स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगा, ऑब्वियसली उसका स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगा, मतलब स्ट्रेस ज्यादा मिलेगा। तो हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए ऊपर की तरफ जाएगा, लोअर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए कार्व मेरा नीचे की तरफ जाएगा। अच्छा, ये सारा चीज नोट में लिखा हुआ है, हम लोगों को वहां से मिल जाएगा। तो पहले शॉर्ट नोट्स बना लो। ठीक, कॉन्क्रीट एक चीज के बारे में हम लोग जाना। ना दूसरा चीज क्या है? स्टील। इसको हटा दें, मिटा दे इसको, और लिखना है तो लिख लो। यस सर। ना हमें चाहिए स्टील के बारे में। स्टील के बारे में भी हम लोग जाना। तो जो स्टील हम लोग आरसीसी में यूज करते हैं ना, बेसिकली स्टील को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है हॉट रोल्ड स्टील, दूसरा है कोल्ड
वर्क स्टील। तो हॉट रोल्ड स्टील किसको बोलेंगे और कोल्ड वर्क स्टील किसको बोलेंगे? तो हॉट रोल्ड स्टील जनरली जो जिसको पिघला के हम लोग बनाते हैं, जैसे Fe250, ये तुम्हारा हॉट रोल का है। तो हमें Fe250 हॉट रोल्ड है, तो हॉट रोल का ना सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है इसका, अगर हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कार्व देखेंगे, से Fe250 का अगर हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कार्व देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्ट्रेस स्ट्रेन कार्व के फॉर्म में, से स्ट्रेन स्ट्रेस सर्टेन लिमिट तक ये गया, फिर यील्डिंग हुआ, फिर ये मैक्सिमम तक पहुंचा, राइट। सो यहाँ तक इसका से इलास्टिक लिमिट है, फिर ये यील्ड पॉइंट है और यहाँ पे इसका मैक्सिमम पॉइंट है, बट बीच में यील्डिंग हो रहा है, बीच में यील्डिंग हो रहा है। तो यील्डिंग क्या था, क्या था यील्डिंग? बोलो। सर पोजीशन बिफोर फेलियर। यील्डिंग पोजीशन बिफोर फेलियर कौन बोला? यील्डिंग एक ऐसा स्टेट है जहां पे कांस्टेंट स्ट्रेस पे, कांस्टेंट स्ट्रेस पे यील्डिंग। क्या है यील्डिंग? लक्ष्मण बताओ यील्डिंग क्या है? लक्ष्मण। सर कांस्टेंट स्ट्रेस पे कुछ स्ट्रेन मिलेगी। राइट, कांस्टेंट स्ट्रेस पे हमें कंसिडरेबली स्ट्रेस मिलेगा। यहाँ पे कांस्टेंट स्ट्रेस पे कंसिडरेबल स्ट्रेस मिल रहा है। अब बाकी जो लोग बोल रहे हो ना, उन लोगों को ना, जो लोग जानता है लोग गधा बोलेगा। प्रॉपर टर्म यूज करो जहाँ पे चाहिए, फेल्योर, ए ओ, क्या है वो? इतने बार यील्डिंग यील्डिंग यील्डिंग, मैं 100 से ज्यादा बार यील्डिंग यील्डिंग कर चुका हूँ। यील्डिंग एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे तुम्हें कांस्टेंट स्ट्रेस पे एक अच्छा खासा स्ट्रेन मिलेगा, और ये अच्छा खासा होता है। कितना परसेंटेज होता है मैंने बताया था? लगभग 10 to 15% होता है उसका जो एक्चुअल लेंथ है। मतलब यहाँ तक लगभग तुम्हारा जो स्ट्रेन होता है ये होता है 0.13% तक, और वही 1.5% तक। तो इस बीच में बहुत ज्यादा इलोंगेशन होता है। तो सोचो कि से एक बीम मुझे बनाना है और मैं इसका अल्टीमेट से, मान लो कि इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है 100 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ओके, या मीटर स्क्वायर से मान लो, और ये यहाँ तक है यील्डिंग होने से पहले तक ये है 50 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ना मैं यहाँ पे से मैंने यहाँ पे जो 100 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर लोड के कारण मैं इसको डिजाइन कर दिया, और यहाँ पे मैंने उसी Fe250 को डाल दिया, से वही Fe250 को डाल दिया, और मैं यही अल्टीमेट स्ट्रेंथ को लेकर डिजाइन किया कि ये जो इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसको लेकर डिजाइन करना है। तो 100 किलो न्यूटन है, इसका अल्टीमेट 100 है, तो ये तो सेफ होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो प्रॉब्लम क्या होगा, अभी देखो, जब ये लोड 50 तक पहुंचेगा ना, तो इसमें एक कंसिडरेबल इलोंगेशन आ जाएगा। तब मेरा बीम कैसा हो सकता है, ए करके थोड़ा सा सैग हो सकता है, ऐसे करके, इतना ज्यादा नहीं, यहाँ पे इतना ज्यादा मैं ड्रॉ किया, थोड़ा करके सैग हो गया, फिर टूटेगा नहीं। फिर से देखो स्ट्रेन हार्डनिंग आ रहे हैं, मतलब टूटेगा नहीं, वो और ज्यादा लोड लेगा, और ज्यादा लोड लेगा, बट टूटेगा नहीं, बट ऐसे करके सैग हो जाएगा, ऐसे करके सैग हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके अगर सैग हो गया, और तुम मान लो कि तुम लोग ही बनाया हो, कोई तुम में से कोई बनाया, से कौन बनाएगा, से लक्ष्मण बनाया है ना, डिजाइन कर दिया, अभी ये सैग हो गया बीम, तुम लोग ये बीम के नीचे या फिर ऊपर जाने का जाओगे क्या? जाओगे? या शांति से इस बीम के नीचे शांति से पेट डाल के सो पाओगे क्या? पाओगे? नहीं सर। नहीं सर। तो मेरा सर्विसिबिलिटी गया, एक चीज। दूसरा, अगर ये कंसिडरेबल इलोंगेशन हो गया और मैं अल्टीमेट को लेके किया, तो यहाँ पे इलोंगेशन हो सकता है। तो इलोंगेशन ज्यादा हो गया, मतलब मेरा जो स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी था, कंक्रीट और स्टील के बीच में जो स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी था, वो भी गया, जा सकता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस स्टील को अगर तुम्हें यूज करना है तो तुम्हें यही यील्ड पॉइंट तक ही करना होगा, उसके आगे तुम इसका स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पाओगे। डिजाइन करोगे तो इसका यील्ड स्ट्रेंथ जितना है उसी स्ट्रेंथ को लो, अप टू दैट पॉइंट यू नीड टू डिजाइन इट। तो एक प्रॉब्लम है इसका, तो मैं मैक्सिमम तक यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ। तब आ क्या, जो कोल्ड वर्क बार है, जिसे हम लोग HYSD बार बोलते हैं, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स, उसमें क्या होता है, उसमें कोई स्पेसिफिक यील्ड पॉइंट होता नहीं है। वो जाता है, पहले एक प्रोपोर्शनल लिमिट मिला है, फिर इलास्टिक लिमिट मिला, फिर जाके वो फेल करेगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे जाके वो फेल करेगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो कोल्ड वर्क बार है उसमें एक यील्ड पॉइंट को हटा दिया गया है, इसमें एक प्लास्टिक स्ट्रेन इंड्यूस कर दिया जाता है और कुछ कार्बन मॉलिक्यूल्स इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो हम लोग एलिमिनेट कर दिया।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई यील्डिंग नहीं हो रहा है, तो मैं इसका मैक्सिमम जो पॉइंट है उस पॉइंट तक हम लोग स्ट्रेस को यूज कर पाएंगे एज ए स्प्रिंग। तो इसीलिए जब हम लोग आरसीसी डिजाइन करते हैं, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, तब हम लोग एफई 250 के ऊपर वाला ग्रेड को ही लेके डिजाइन करते, कभी एफई 250 को लेके डिजाइन नहीं करते। हर कोई तुम्हारा HYSD बार को लेके करता है, मतलब कोल्ड वर्क बार को लेके। तो इसमें क्या हुआ, वो जो मेरा यील्ड पॉइंट वाला प्रॉब्लम था वो एलिमिनेट हो गया। ऑन द अदर हैंड जब तुम लोगों को स्टील स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा ना, तब देखोगे कि स्टील स्ट्रक्चर में हम लोग इसी स्टील को लेके, मतलब माइल्ड स्टील या फिर माइल्ड स्टील का जो फेनोमेना है, मतलब उसमें यील्डिंग आएगा, उसी वाला फेनोमेना को लेके हम लोग डिजाइन करेंगे। अलग चीज है, स्टील स्ट्रक्चर बाद में पढ़ेंगे। आरसीसी के लिए हम लोग यील्ड पॉइंट वाला स्टील को नहीं यूज करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे, उसको यूज किया तो मेरा सर्विसिबिलिटी कंडीशन जाएगा, दूसरा उसका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसको हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। दो चीज। सर ये हॉट रोल्ड स्टील सिर्फ Fe250 ही रहता है, उसके बाद वाला नहीं रहता है? नहीं, हॉट रोल स्टील Fe 250 वाला ही जनरली हॉट रोल स्टील होता है। जितना भी HYSD बार होता है ना, उसको कोल्ड वर्क करके लाया जाता है, उसमें कोई स्पेसिफिक यील्ड पॉइंट नहीं होता है जनरली हम लोग के मार्केट में। अगर तुम बनाना चाहते हो कि सर बना सकते हैं क्या, अगर क्वेश्चन ये है बना सकते हैं क्या, हाँ बना सकते हैं। Fe 400 को भी हम लोग ऐसे हॉट रोल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, बट जनरली नहीं होता है। ठीक, तो दो चीज के बारे में पता चला। अभी आएंगे हम लोग, देखो क्या क्या मिला हमें, डिजाइन कंसिडरेशन मिला, कि कुछ चीजों को हमें याद रखना होगा, और जो मटेरियल है कुछ उसके बारे में हम लोग जाना ना हो। अभी डिजाइन जो करोगे, ये जो कंसिडरेशन, मेरा 3 कंसिडरेशन था, 3 को फुलफिल होना चाहिए। तो हमें डिजाइन करने के लिए मेथड्स चाहिए होगा, कि मैं कोई और मेथड से डिजाइन कर रहा हूँ, तुम लोग कोई और से कर रहा हो, जो राजस्थान में बैठा हुआ है वो कोई और मेथड से कर रहा है, जो कश्मीर में बैठा हुआ है वो कोई और मेथड से कर रहा है, नहीं चलेगा। तो हम लोगों को कोई कॉमन मेथड चाहिए, या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग मेथड से कर रहा है, नहीं चलेगा। अभी हमें मेथड्स चाहिए कि कौन सा मेथड से हम लोग डिजाइन करेंगे। तो अभी आते हैं हम लोग डिजाइन मेथड से, या फिर उसे बोलते हैं डिजाइन फिलोसॉफीज। क्यों फिलोसॉफीज बोलते हैं वो भी हम बताएंगे। तो ये है हमारा डिजाइन मेथड्स प्लस फिलोसॉफीज लिख सकते हो। अच्छा, ये चीज आज पढ़ोगे कि कल के क्लास में पढ़ोगे? कल ही पढ़ाइएगा सर। आज पढ़ेंगे सर। सर कल कल सर। कल सर।